साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। एक बार फिर लॉयर्स एनसीआर पर आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलती है कानून की पूरी जानकारी, लीगल एडवाइस और लीगल नॉलेज। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो आप सबकी समस्या है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं गुजारा भत्ता पर, आज मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस पर, आज अब मैं सब आपसे बात कर रहा हूं सीआरपीसी की धारा 125 यानी गुजारा भत्ता पर। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप तमाम लॉयर्स एनसीआर के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के सवालों को समाहित करूंगा अपने वीडियो में। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे, आखिरी हिस्से तक सुनेंगे, आखिरी लाइन तक सुनेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरे वीडियो को सुन लिया तो आप मेंटेनेंस का केस नहीं हारेंगे। गलती से अगर मेंटेनेंस डिसाइड हो भी गया होगा तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकाला जा सकता। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि यूएसए में रहते हैं, मिस्टर संदीप कुमार। उनकी पत्नी ने दिल्ली में आकर के केस किया है, क्योंकि पत्नी दिल्ली की रहने वाली है। और उनका सवाल है कि सर, कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर पत्नी मेंटेनेंस नहीं दे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या जज साहब हमारे खिलाफ वारंट इशू कर देंगे? क्या जज साहब हमें जेल भेज देंगे? संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके प्रश्न का जवाब, पहले मैं सारे सवाल ले लेता हूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। एक दूसरे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने, नाम है इनका हरविंदर सिंह, उन्होंने पूछा है कि सर, कोर्ट के आदेश के बाद अगर मैं भरण पोषण देने में सक्षम नहीं हूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे खिलाफ क्या हो सकता है? ऐसे ही मेंटेनेंस का केस वाइफ अपने मायके से भी लगा सकती है क्या? एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं संजय यादव जी, बिहार के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, क्या कैरेक्टरलेस वाइफ को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? आप अपने एपिसोड में मेरे सवाल को जरूर समाहित करेंगे। संजय यादव जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिर्फ ये आपका प्रश्न नहीं है, कई लोगों का प्रश्न है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये आशीष रंजन जी हैं, ये कनाडा से हैं, और इन्होंने सवाल किया है, इन्होंने पूछा है कि सर, पत्नी आचरणहीन है, कैरेक्टरलेस है, किसी अन्य पुरुष के साथ, बल्कि कई पुरुष के साथ अंतरंग रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन में है, पर बच्चा भी उसी के साथ है, फिर भी मेंटेनेंस डिसाइड हो गया है, क्या करें? एक सवाल इनका और भी है, क्या हम चाइल्ड कस्टडी ले सकते हैं? आशीष रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दो प्रश्न और लेकर मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। आप आखिरी तक सुनेंगे, आप सभी लोगों का प्रश्न इसी वीडियो में समाहित किया जाएगा और सभी का जवाब भी आपको देंगे बारी बारी से। एक और सब्सक्राइबर है रेखा आनंद जी, ये पुणे में रहती हैं। इन्होंने लिखा है कि वकील साहब, किन किन आधारों पर झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है? ये इनकी भाभी का केस है, क्योंकि खुद ही ये महिला है और महिला के खिलाफ लड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज देश की परिस्थितियां क्या है, क्या सिचुएशन है, कितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, किस तरीके से लोग फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये तो इन तमाम सवालों को आज मैं इसलिए समाहित कर रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ 5-6 लोगों ने पूछा है, जिनका मैं समाहित किया हूं, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों का है, जो आप पूछ नहीं पाते हैं, और या पूछने की कोशिश करते हैं, आपको सही जवाब नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि बाकी सब्सक्राइबर, जैसा कि मैंने बताया, जो बाकी व्यूअर्स हैं, इसी में से उनका भी कोई सवाल होगा। तो आइए आज मैं आप सबों को विस्तार से बताता हूं कि किस तरीके से आपको आपकी लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, होता क्या है कि 90% जो लोग हैं, महिला हैं, वाइफ हैं, पत्नी हैं, ये 90% का जो आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एडीआर का रिपोर्ट है। 90% जो आंकड़ा है वो ये कि महिला किसी रीजन से, अपने पर्सनल रीजन से, क्योंकि वो सास ससुर के साथ रह नहीं सकती, घर में काम नहीं कर सकती, बाहर की दुनिया में अलग रिश्ते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर के वो लड़ाई लड़ती हैं और घर से बिना किसी रीजनेबल कॉज का वो घर से बाहर चली जाती हैं। कई बार बाहर इसलिए जाती हैं कि ताकि बॉयफ्रेंड्स और नए रिलेशन में ज़िंदगी एंजॉय करने का मौका मिल जाए, घर में नहीं मिल पाता। कई बार कोई रीजनेबल कॉज भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रीजनेबल कॉज नहीं होता, कई बार होता भी है,
बट 90% में रीजनेबल कॉज नहीं होता। कई बार मायके से जाकर के कर देती हैं केस। उनका एकमात्र पर्पस होता है अपना स्कोर सेटल करना। और आज की तारीख में पत्नियां एक विपन की तरह इस सेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं। बिना किसी रीजनेबल कॉज का वो जाकर के मेंटेनेंस का केस करती हैं, हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, और बिना कमाए, बिना अर्निंग किए, नहीं सिर्फ पत्नी का बल्कि पत्नी के परिवार का भी बिना कमाए हराम का पैसा मिलता रहे और वो अपने जो है इन लाइफ को एंजॉय करे और दूसरे को परेशान करे, पति और पति के परिवार को परेशान करके और मरने पर मजबूर कर दें, प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर कर दें, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों देखा गया है कि कुछ प्रदेश में कोर्ट में जज साहब को ही माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं होती। और महत्वपूर्ण गाइडलाइन रजनेश वर्सेस नेहा में दिया गया है। मेंटेनेंस डिसाइड करने के क्या तरीके हैं, मेंटेनेंस किन परिस्थिति में डिसाइड करना है, इवन 125 सीआरपीसी में वो सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन जज साहब को पता ही नहीं कि इसमें क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना है। बस पत्नी ने अपना पिटीशन फाइल किया, जो चीज़ें फर्जी तरीके से लिखी, कुक्ड स्टोरी बनाकर लिखी, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाकर लिखी, उसी को आधार मान लिया गया। पिटीशन में, एप्लीकेशन में दिए गए रिप्लाई को, पिटीशन में दिए गए हस्बैंड की तरफ से जो रिप्लाई है, उस रिप्लाई को दरकिनार कर दिया गया। जज साहब पति के कंडीशन को दरकिनार कर दिए, कानून के तमाम नियमों और कायदे को तोड़ते, और खुद जज साहब अंतरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देते हैं, जो कि कानूनन गलत है। अब जज साहब ये नहीं देखते कि पति कैपेबल है या नहीं है, पति का एक्चुअल सैलरी क्या है, बैंक स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है, आईटीआर कितने का है, ये सारी चीज़ देखना है। पति का अपना खर्चा क्या है, पति के ऊपर क्या क्या लायबिलिटी है, क्या ईएमआईज हैं, क्या बैंक लोन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1/3 डिसाइड करना है। बट आजकल क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। आज जुडिशरी जो है वो इतना ज़्यादा डेमोलिश हो गया कि जज साहब को नहीं पता, उसे वकील साहब बताते हैं। इसलिए दोस्तों इधर वाइफ जो है वो चाहती हैं कि मैं कोर्ट से ऑर्डर करा लूं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन वगैरह लगा करके किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। और पिटीशन में तो पति को अडानी अंबानी के बराबर, लाइफ स्टाइल तो है वो टाटा बिरला के बराबर बता दिया जाता है। इतना पैसा होता, इतना सब कुछ रुतबा होता, तो तुम मेंटेनेंस के लिए क्यों लड़ रही होती आज? ये तो जज साहब को भी समझना चाहिए। दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको फाइट करना है, मजबूती से लड़ना है और इंजॉय करना है इस केस को। तभी जाकर के आप मजबूती से इस केस को लड़ पाएंगे। होता यह है कि पत्नी ने जो भी कुक्ड स्टोरी बनाती, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाकर पिटीशन डालना था, कंप्लेंट डालना था, उन्होंने डाल दिया। अब इसी केस में एक समय आएगा पिटिशनर एविडेंस का। तो दो काम करने हैं आपको। एक तो आप अपने रिवीजन को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करिए कि जो मेंटेनेंस माना गया है वो आर्बिट्रेटरी है, वो सब्जेक्ट टू मार्क नहीं है, वो कानून के हिसाब से नहीं है, रजनीश वर्सेस नेहा में दिए गए गाइडलाइन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, कंटेम्प्ट है। ये सारी बात अपने रिवीजन में लिखिए अपने वकील साहब से पूछ करके। उसके बाद दूसरी तरफ आपको इंतजार करना है एविडेंस का, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में एविडेंस का स्टेज आएगा। और याद रखिए, जिसने एलिगेशन लगाए हैं, जिसने कुक्ड स्टोरी बनाया है, जिसने मैन्युफैक्चर स्टोरी बनाया है, ये साबित भी आपकी वाइफ को ही करना है। अगर वो साबित नहीं कर पाई तो आईपीसी की धारा नोट कर लेंगे आप, 191, 193, 199 और 209 के तहत कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा है, जब आप मेंटेनेंस का केस दोनों जब फाइल होता है तो दोनों तरफ से इनकम एफिडेविट देना होता है। तो हस्बैंड तो अपना इनकम एफिडेविट बेचारा देता ही देता है। वाइफ हस्बैंड के इनकम को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अडानी के बराबर लाइफ स्टाइल की तुलना कर दी जाती है। जो सैलरी अगर 50,000 है तो 5 लाख दिखा दी जाती है।
घर अगर रहने का रेंट पे रहता है तो 2-3 घर भी दिखा दिया जाता है, गाड़ी भले आपके लिए नहीं हो लेकिन 2-3 गाड़ी, लग्जरी गाड़ी दिखा दी जाती है, ऐसा भी होता है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? अधिक से अधिक मेंटेनेंस बांधवाने के लिए, अधिक से अधिक ऑर्डर कराने के लिए। लेकिन याद रखिए, एविडेंस स्टेज पे वे उसी पत्नी को साबित करना होगा। 498 और 125 या कोई भी केस कंप्लेनेंट को ही साबित करना होता है एविडेंस स्टेज पर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और इसमें तो डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, और अगर आपके पास अगर कंप्लेन की कॉपी हो, पिटिशन की कॉपी हो, तो आप देखिए लास्ट लाइन में डिक्लेरेशन होता है पत्नी की तरफ से, और उसमें लिखा होता है कि आई अंडरस्टैंड दैट एनी फॉल्स स्टेटमेंट और इन दिस एफिडेविट apart from being contempt of court may also be constitute an offense under section 199 read with 191 and 193 of the Indian Penal Code, punishable with imprisonment up to 7 years and fine। उसके बाद आगे की लाइन में जो होगा वो होगा कि सेक्शन 209 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन। फिर आगे ये भी लिखा होता है कि आई हैव रीड and understood entire the laws like 191, 193, 199 and 209 of the Indian Penal Code। मतलब साफ है कि ये बताती है कि मुझे इस कानून के बारे में जानकारी है, मुझे बता दिया गया है। अगर मैं ऐसी कोई भी जानकारी दूंगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, और कोई भी गलत जानकारी देने पर हमारे खिलाफ अगर साबित नहीं हुई तो हमारे खिलाफ आईपीसी की धारा 191, 193, 199, 209 के तहत एफआईआर हो सकती है, जिसमें 7 से 10 साल तक का सजा भी है। इसलिए आपको दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिना किसी रिजनेबल कॉज के पति से अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कि अगर बिना किसी रिजनेबल कॉज के कोई वाइफ अपने मायके में जाकर के केस फाइल करती है तो उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ना ही जज साहब ऑर्डर करेंगे। और अगर ऑर्डर गलती से हो भी गया तो आप रिवीजन में जाकर के इसे ऑर्डर को खत्म करवा सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई पत्नी खुद कमाती है, अर्निंग पोजीशन में है, वेल एजुकेटेड है या नौकरी करती है, तो फिर उसे भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आप डेमोलिश हो जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है आपकी वाइफ क्या क्या गलत जानकारी दी है, क्या क्या गलत बातें बताई हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर स्टोरी बताई है, किन किन बातों को गलत तरीके से प्रोसीड करी हैं। ये तमाम चीज़ें आपको एक पिटिशन की कॉपी मिली होगी जिसमें नोटिस हुआ होगा, उसमें आपको भी पता है कि ये चीज़ दी गई है। तो आपको याद रखिए, जो चीज़ चूँकि आपको सच पता है तो आप इंतजार करिए, पनिश करवाने के लिए पूरा प्रयास करिए, अपने वकील साहब से बात करिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई वकील नहीं है तो आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपका केस देखूंगा। साथ ही साथ एक चीज और, अगर पत्नी एविडेंस स्टेज पे साबित नहीं कर पाई तो अब तक जो मेंटेनेंस आपने दिया है, जैसे भी दिया है, वो सारा मेंटेनेंस खत्म भी होगा और जो दिया है वो वापस भी आपके पास वापस आ जाएगा। अब साहब आप लोग कहेंगे कि ये वकील साहब क्या बता रहे हैं, तो मैं कोई गलत तथ्य पर बातें नहीं कर रहा हूँ। ये कानून में लिखा गया है कि झूठ बोलने वाली वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर वो मायके से जाकर केस करेगी और आप साबित करते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी गलत रिलेशन में रह रही हैं, आप साबित कर देते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अगर वो दूसरी शादी कर ली है तो कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, हम उस पर भी आपसे बात कर रहे हैं कि तब क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी वाइफ ने कहा कि आपकी इनकम 5 लाख है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम जो है 50,000 है। आपकी वाइफ ने कहा कि 2 फ्लैट है, आपको पता है आपके पास कोई फ्लैट नहीं है। आपकी वाइफ ने कहा कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, आपको पता है आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में। आपकी वाइफ को पता है कि पता नहीं है, बल्कि आपकी वाइफ ने गलत जानकारी दी है कि आप टाटा है, बिरला है, अंबानी है, पता चला आप रोड के फकीर हैं, तो कहाँ से मेंटेनेंस आप देंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको वेट करना चाहिए और वाइफ को बोलिए कि साबित करो, और साबित नहीं किए तो फिर उसके बाद अपाहिज करो।
तो इस तरीके से आपको अपने केस की लड़ाई लड़नी है। अब दोस्तों बहुत सारे हस्बैंड की क्वेरीज आती है और वो क्वेरीज ये आती है कि सर मेरा मेंटेनेंस बंद गया है, मैं मेंटेनेंस पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? अगर मेंटेनेंस चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल हो नहीं दे पा रहा है तो हस्बैंड के खिलाफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट नहीं इशू कर सकता है, यानी कि हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में अरेस्ट वारंट इशू नहीं किया जाएगा। देखिए इस पॉइंट को समझना जरूरी है। जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, जाहिर है जो पत्नी है वो चाहती है कि पति से मेंटेनेंस अकॉर्डिंगली मिले जो कोर्ट ने तय किया है, लेकिन आप कैपेबल नहीं होते हैं तो आप नहीं कहाँ से देंगे? जब कैपेबल ही नहीं तो कहाँ से देंगे? ऐसे में पत्नी का मकसद होता है कि दबाव बना करके एग्जीक्यूशन फाइल करके आपसे मेंटेनेंस ले। कोई बात नहीं है, मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन फाइल होगा, आप रिप्लाई फाइल करिए, 2 से 3 साल 4 साल इसमें निकाल दीजिए, आने दीजिए कोर्ट में। जब भी पत्नी को का मेंटेनेंस फिक्स होता है तो चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस हो या अंतरिम मेंटेनेंस हो, ऐसे में पत्नी का मकसद होता है कि वो मेंटेनेंस मिले जो कोर्ट ने डिसाइड किया है। लेकिन फिर कहता हूं कि जब आपके पास आप कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो इनकम नहीं है, तो आप मेंटेनेंस कहां से दे पाएंगे? अब यहाँ पत्नी को समझना होगा कि जो कानून की जो प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया लंबी चलती है। हस्बैंड को जेल नहीं भेजा जा सकता, बल्कि कोर्ट पर आप दबाव बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में आपको जो है वो जेल नहीं भेजा जा सकता। हाँ, आपको दबाव बनाया जा सकता है, आपके खिलाफ वारंट इशू भी हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं ताकि आप डरे, लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। आप इससे पहले कि रिवीजन पिटीशन पर जब तक कोई चीज़ें ऑर्डर नहीं आ जाए आपके साथ कुछ नहीं होगा। जब तक ट्रायल में आपकी वाइफ साबित नहीं कर दे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब आपको पता है कि झूठी शिकायत की गई है, झूठी चीज़ें लिखी गई हैं, झूठी बातें ली गई हैं, मैन्युफैक्चर स्टोरी बनाई गई है, फिर आपको काहे का डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों एक अपील और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके स्क्रीन पर आ सके। इन केस अगर आपकी कोई समस्या है, कोई लीगल क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेशन में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरा व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप पे भी आप डिटेल भेज सकते हैं, अपनी केस की स्टोरी भेज सकते हैं और जो कंसर्न जो क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आप मिलना चाहें तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आप मिल सकते हैं आकर के। दोस्तों और अगर कोई भी हस्बैंड चाहे अंतरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है तो ऐसे केस में कोर्ट क्या है, वाइफ चाहती है कि हम कोर्ट से इम्पोज करा लें, ऑर्डर पास करा लें, अरेस्ट वारंट निकलवा लें, तो ऐसा संभव है, लेकिन इसकी लंबी प्रक्रिया है। इसमें 2, 2.5, 3 साल तक जा सकता है और हस्बैंड को डायरेक्टली किसी भी सूरत में जज साहब जेल नहीं भेज सकते, मजिस्ट्रेट साहब जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि उनकी एक कानूनी प्रक्रिया है। उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत जज साहब को भी चलना है और अगर जज साहब ऐसा गलती करते हैं तो आप जज साहब के खिलाफ भी जा सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया है। अगर जज साहब कानून के बियॉन्ड काम करते हैं आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। अब लीगल प्रोसेस क्या है उसको भी जानना जरूरी है दोस्त। कानून कहता है कि अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो जो हस्बैंड की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, तो चल संपत्ति को सेल आउट करके, वारंट इशू करके, सेल आउट करके लिया जा सकता है। अगर वाइफ ने साबित कर दी जो चीजें वो कह रही हैं वो सही है। और दूसरा, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए जज साहब वारंट इशू करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वारंट इशू करने से पहले आपकी वाइफ को प्रॉपर्टी की सारी डिटेल एफिडेविट के साथ देना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, जो जो चीजें दिखाई हैं। अगर उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है तो ये भी एक आपकी वाइफ के खिलाफ संगीन धारा में एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और कोर्ट आदेश देगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है उस प्रॉपर्टी की मुआयना करेंगे, उसकी जो कॉस्टिंग है वो निकालेंगे और वहां से रिकवर करने का
ऐसा प्रावधान है, लेकिन डायरेक्ट वारंट इशू करने का, जेल भेजने का ऐसा प्रावधान नहीं है। वारंट इशू क्या सकता है डराने के लिए कि भाई आप दो, आपको डिसाइड हुआ है, लेकिन ये भी तब होगा जब वाइफ एविडेंस में साबित कर देती है कि जो चीज़ें वो लिखी हैं, जो चीज़ें बताई आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में, जो आपको टाटा बिरला अंबानी बताने की कोशिश करी है, वो साबित करना पड़ेगा कि आपकी इनकम यही है, 50,000 नहीं 5 लाख है, आपका बैंक स्टेटमेंट 5 लाख के हिसाब से है, आपकी ITR जो उस हिसाब से है। अगर महीने का 5 लाख है तो ITR कितने का होना चाहिए? 12, 25, 60 लाख की ITR होनी चाहिए। ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा आपकी वाइफ को। दोस्तों, अगर हस्बैंड के पास कोई भी मूवल या इमूवल प्रॉपर्टी नहीं है, मेंटेनेंस को पूरा, अगर मेंटेनेंस पूरा के पूरा ही अनपेड है, 1 रुपए भी सिंगल मनी आपने नहीं दिया है, तब जाकर मजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। वो भी एविडेंस में पत्नी साबित कर देती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, साबित करने के लिए एविडेंस स्टेज का आपको वेट करना चाहिए। आपको पिटिशनर एविडेंस पे केस को आने देना चाहिए, उस पर आर्गुमेंट हो, उस पर बहस हो, पत्नी साबित करे। नहीं तो उससे पहले कि अरेस्ट वारंट हो, उससे पहले आपकी वाइफ को जेल जाना पड़ेगा। होता क्या है, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। मैं तो दिन रात कोर्ट में रहता हूं। मैं तो 90% केसेस में यही करता हूँ, या तो पत्नी सरेंडर कर देती है, या तो फिर वो डाइवोर्स देती हैं, या फिर तीसरा ये कि जेल जाने की तैयारी करती हैं। मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। आप दीजिए, अगर आप देना चाहें अपने मन से दीजिए, जो एक्चुअल अमाउंट है वो दीजिए। मैं नहीं कहूँगा मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, जो एक्चुअल है, रियल है, वो देना चाहिए, जो खर्चे हैं। लेकिन दोनों को समझना पड़ेगा कि जो सही जानकारी दी है उसके तथ्य पे ही लड़े। एक केस आया था, और वो केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, और विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स का केस था। फरवरी जो है 25, 2022 को डिसाइड हुआ था। उसमें जज साहब ने साफ साफ वार्निंग दिया था कंटेम्प्ट चलाने का जज के खिलाफ भी, और पति को उस केस में डायरेक्ट जो है वारंट इशू करके अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि कानून के खिलाफ था। और उन्होंने लिखा था, कहा था कि नो अरेस्ट वारंट कैन बी इशूड इन द मेंटेनेंस केस इफ द हस्बैंड हैज फेल्ड टू पे द मनी। तो डायरेक्ट जो है वारंट इशू नहीं कर सकते, ना तो अरेस्ट कर सकते। तो ये था पूरा केस। अब दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आपको। अब आपका एक सवाल होगा, और वो सवाल ये होगा कि वकील साहब आप लड़कों का पक्ष क्यों लेते हैं? लड़कों के प्रति यानी हस्बैंड के प्रति आपका क्या सिंपैथी है? तो बात तो सही है आपकी साहब। झूठे मेंटेनेंस केस में बहुत सारे लोग परेशान हैं, अच्छे सच्चे लोग परेशान हैं। न जाने सिर्फ आदमी बल्कि महिलाएं भी परेशान हैं, औरतें भी परेशान हैं। किसी को आदमी तलाक नहीं दे रहा है, कोई आदमी को तलाक नहीं दे रहा है। केस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से चल रहा है। अब ऐसे में वही एक झूठी कहानी बनाकर, फर्जी कहानी बनाकर मेंटेनेंस का केस डाल देती हैं। आप ही के पैसे से आप ही पर केस ठोक देती हैं। फैमिली जो है परेशान रहता है। आप नई लाइफ शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो और उधर वाइफ और वाइफ के पूरी परिवार को बिना कमाए एक नौकरी पेशा आदमी मिल जाता है, पैसा हर महीने आता रहेगा, उससे वो एंजॉय करेंगे, आप ही के केस से केस लड़ेंगे। अब तलाक के मामले इधर चल रहे होते हैं, उधर बिना कमाए पैसे आने का लत लग जाता है, तो ये चीज़ें लंबी चल जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ही के पैसे से, आप ही के पैसे से एंजॉय कर आप ही से केस लड़ रही है और आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं, तो उससे तो अच्छा है कि स्ट्रांगली तरीके से आप लड़िए। इसलिए दोस्तों मुझे हम लोगों को बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जन जागरण फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने चैनल के माध्यम से कानून की बारीकियों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जरा बताइए, एक नेचुरल लाइफ जो 35 से 40 साल के बीच का होता है, अगर उसका डेथ हो गया तो आप क्या करेंगे? नई लाइफ जीकर क्या करेंगे आप तमाम चीज़ों में जा कर के? इसलिए लड़ना है, जीतना है, और जो फर्जी तरीके से केस करने वाली वाइफ है उसको सबक सिखाना है, उसे जेल भेजना है। इस तैयारी के साथ आप लड़िए। अगर आपके वकील साहब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप संपर्क करिए, मैं आपका केस लड़ूंगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूं
आपको एक पैसा जरूरत से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप देना चाहें, जो एक्चुअल है वो देना चाहिए। आपके बच्चे हैं, जरूर दीजिए। अगर आप अपने मन से स्वेच्छा से कैपेबल हैं देने के लिए, देना चाहिए, लेकिन ऐसा अमाउंट बिल्कुल नहीं दे जो कि आप ही के पैसे से अय्यासी की जिंदगी दूसरा पक्ष जिए, आप ही के पैसे से आपके खिलाफ केस लड़े करे, आपके माँ बाप के को जो है जीना हराम करे। ऐसी वाइफ को, ऐसे लुटेरी वाइफ को खिलाफ आपको लड़ना है, उसे जेल भेजने की तैयारी करनी है। इस वादे के साथ आप हमारे साथ आइए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं गलत तरीके से, और गलत तरीके से कोई मेंटेनेंस को इम्पोज कराई है, गलत तरीके से मेंटेनेंस बंधवा ली हैं, तो हमारे पास आइए, मैं आपका केस लड़ूंगा। और याद रखिए, आप जीतेंगे। मैं आज इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूं। मैं आपके साथ फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।